हाँ भाई, तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एंगुलर इम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया था और प्योर रोलिंग के बारे में मैंने थोड़ा और बताया था। आज उसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं। देखो चैप्टर की थियरी तो खत्म हो गई है ना, समझो। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे एक दो लेक्चर्स के अंदर, बाकी चैप्टर तो खत्म हो गया आपका। तो लेट्स से अपने पास पहली बात, काफी बार ऐसे सवाल आते हैं, लेट्स से कि एक इस तरीके से तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ F, उसके सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू होगी F। अब ये फ्रिक्शन जो है वो आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई भी स्फीयर दे सकते हैं तुम्हें, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, एनीथिंग, ठीक है। तो हर बार अपन ऊपर फोर्स लगाते हैं, मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू जब रेडियस के बराबर हो जाएगी तब ये वाला ऐसा हो जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये वाला केस है, कोई भी एक डिस्क, रिंग, कुछ भी है और उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया है अपन ने। तो हमें ये देखना है कि अपन को ये दिया होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और ऐसा भी दिया होगा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करना है वो सवाल के थ्रू देखेंगे, बट डायरेक्शन समझनी है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, ये वाली बात दी हुई है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन, तो ये दो चीज अपन को चाहिए, एक तो इसके चाहिए डायरेक्शन और एक तो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमने एक चीज पढ़ी थी, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या थी, रेडियस ऑफ जायरेशन वाज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, वेयर वी कैन कंसंट्रेट द मास टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, और उसके पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस, ठीक है। पता नहीं क्या बोल गया मैं, बट आई होप कि डेफिनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। लेट्स से कोई बॉडी है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट लेट्स से है I। अब मैं ऐसा मानूंगा कि ये बॉडी जो थी, लेट्स से डिस्क थी या एनीथिंग, लेट्स से डिस्क थी, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगी, mr², राइट। अब मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो पूरी डिस्क है मास m की, वो कहीं एक पॉइंट पे है, और वो पॉइंट जो है उस एक्सिस से कुछ मतलब ऐसा मान लो कि ये कोई पॉइंट है, मतलब यही पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, उससे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ k डिस्टेंस पे एक मास है m, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, I इज इक्वल टू m इंटू ये डिस्टेंस k²। तो अगर एक मास m होता एक्सिस से k जितने डिस्टेंस पे, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती mk²। दैट इज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी कैन एज्यूम दैट होल मास इज कंसंट्रेटेड। तो यहाँ से अपन लिखते थे mk² दैट इज इक्वल टू mr²/2, तो वहां से तुम्हें k की वैल्यू मिलती थी r/√2। ये अपनी थी रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना जानते हैं। काम की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी तो अपन k² निकाल सकते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू r/√2 है, तो k² इज इक्वल टू r²/2। अगर सॉरी अगर इस k² की वैल्यू rx के बराबर है, व्हाट इज rx, r is the radius of given particular object and x is the distance of that force from center of mass, ठीक है। सॉरी, राइट, सर्दी बहुत बुरी चीज है। तो k² की वैल्यू जब rx के बराबर होगी तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है that will be 0। जब k² की वैल्यू लेस देन rx होगी, ठीक है, याद रख लेना इसको, जो भी k² और rx के रिलेशन है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। k² अगर लेस देन rx है तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी बैकवर्ड्स, ठीक है। अभी के लिए तो डायरेक्शन के लिए याद रख लो। और जब k² की वैल्यू ग्रेटर देन rx होगी तो फ्रिक्शन क्या लगेगा,
फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये मैं सिंपल एक दो एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ कि डायरेक्शन अपन किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से अपन को कोई एक एग्जांपल दिया है, लेट्स से अपन को कोई रिंग दी है, एक बार एक एग्जाम में भी आ चुका है ऐसा सवाल। लेट्स से अगर मुझे रिंग दी है और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, ऊपर टेंजेंशियली, और यहाँ पर म्यू जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो मुझे ऐसा बोला है कि F इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? ठीक है, क्या रहेगी, सारी वैल्यूज वगैरह और 4 ऑप्शन लेट से दिए हुए हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी अभी, ठीक है, कि आर स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करो, सॉरी के स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करो आर एक्स से। एक्स क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर। सो आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आर इंटू एक्स की वैल्यू है आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर। और ये अपनी है रिंग, तो रिंग के लिए अपन ने देखा था कि अगर अपन I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखे तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम कैंसल, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आर स्क्वायर के बराबर। और ध्यान से देखो यहाँ से के स्क्वायर और आर एक्स दोनों की वैल्यू क्या आई बच्चों? सेम आई। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आई। अगर सेम आई तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये रिंग की जगह मुझे डिस्क दिया होता तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्क के लिए अब आर एक्स की वैल्यू तो अभी भी क्या होगी? डिस्क के लिए भी आर एक्स विल बी इक्वल टू आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे डिस्क के लिए, इसके लिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2 इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आर स्क्वायर बाय, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाय 2। अगर के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाय 2 है तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई कि के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आर एक्स से क्या आई? कम आई। अगर के स्क्वायर लेस देन आर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कितना लगेगा वो भी अपन बताएंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। अब देखो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। ठीक है, हमें टॉर्क लिखना आता है। ठीक है, किसी भी फोर्स का फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, लेट्स से फ्रिक्शन लगेगा इधर। ठीक है, अब देखो अगर बैकवर्ड लगा तो अपन के पास पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। अगर टाउ इक्वल टू आई अल्फा है तो नेट टॉर्क जो है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो नेट टॉर्क क्या आएगा वो भी लिख सकते हैं। एक और बात मैं बताऊंगा, देखो अगर मुझे ऐसा दिया है कि ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड है, ये एक बोनस पॉइंट की तरह ऐसा मान सकते हो। ठीक है, याद रखना है इसको, काफी बार सवालों में यूज होता है, ये आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए कभी यूज कर सकते हैं ऐसा, है ना। लेट्स से अपने को ऐसा दिया है, अपने को क्या दिया है कि क्या बोल रहा था मैं, के स्क्वायर लेस देन आर एक्स, एफ बैकवर्ड लगेगा, टाउ इज इक्वल टू एफ पे याद आएगा तो बता दूंगा, है ना। तो टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क किसकी वजह से हो जाएगा? इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, दोनों की वजह से नेट टॉर्क आ जाएगा। तो इसका टॉर्क क्या आ जाएगा? एफ इंटू आर। हाँ, मेरे को याद आ गया वापस। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेट, लिख भी सकते हो, ऑलवेज कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्यों लिखना है हमेशा? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर सोचो कि अगर तुम्हें ऐसा दे दिया सवाल के अंदर कि ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, अगर ये बॉडी एक्सेलरेटेड है तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा
भाई कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फोर्स लग रहा होगा। अगर उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है मतलब ACOM, acceleration of center of mass, if it is not equal to 0, that means there will be some force acting और उसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखता हूँ तो वो टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई उस फोर्स की, 0। तो इसीलिए अपन ऑलवेज कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, बिकॉज इवन इफ, ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज इवन इफ एक्सेलरेशन, लिख सकते हो ना, मैं शांति से बोल रहा हूँ, बिकॉज इवन इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, ठीक है, स्टिल if we calculate the torque about center of mass, then torque about center of mass for that force it will be 0, right? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, तो हमें ये वाली पॉइंट याद रखनी है। चलिए, तो टॉर्क इसका आ गया F इंटू आर, प्लस इसका भी क्या आ गया F इंटू आर, क्योंकि दोनों देखो सेम डायरेक्शन में होंगे, ये है R और ये है F, तो R क्रॉस F है ना, R क्रॉस F, और ये क्या आएगा, ये है R और ये F, तो R क्रॉस F सेम ही, R क्रॉस F दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू I अल्फा। ये क्या है, अभी डिस्क की बात कर रहे हैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² 2 इंटू अल्फा, और ये प्योर रोलिंग है बच्चों। तो प्योर रोलिंग जो जब भी होती है तब हम ओमेगा को लिखते हैं V/R और अल्फा को लिखते हैं A/R, और लेट्स से कि ये बॉडी जो है वो A जितना एक्सेलरेशन से आगे भी जा रही है, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया बच्चों, A/R, तो यहां से ये R भी उड़ा सकते हो इसके साथ, तो दिस विल बी इक्वल टू ma/2, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई F प्लस F इज इक्वल टू ma/2, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो हम जो कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर वही यहाँ पे करेंगे, बट एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क वाली, ये वाली, ठीक है। बाकी कौन सी इक्वेशन है, बाकी अपने पास नेट फोर्स की इक्वेशन है ही, एक F इधर है और एक F इधर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका नेट इक्वेशन, देखो कोई बॉडी है उसके ऊपर F फोर्स इधर लग रहा है माइनस F इधर लग रहा है और वो A जितना एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, तो लिख सकते हैं F माइनस F इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। आ गया, देख लोगे, तो ये क्या आ गया बच्चों, F प्लस, दोनों को देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दोगे, देखो ये वाला कैसे समझ में आ गया, फ्रिक्शन की वैल्यू है 0, ठीक है। इसको भी मैं देखो कैलकुलेट करके 0 भी क्यों आता है वो कैलकुलेशन से भी देख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है, अब जगह अपने पास बहुत ही कम है तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, है ना। आई होप कि ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि अगर r² की वैल्यू, सॉरी k² की वैल्यू इक्वल टू rx है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, लेस देन rx है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है, ग्रेटर देन rx है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, तो ऊपर की चीज अपन मिटा देते हैं और वहां पर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये वाली बात डिस्क की है, ये तो बिल्कुल मत भूलना। अगर दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो F प्लस F इज इक्वल टू ma/2 एंड F माइनस F इज इक्वल टू ma, so it is equal to 2F, that is equal to 3 ma/2, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 3 ma/4 और F की वैल्यू इसके अंदर रख दो, F माइनस, तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू क्या आएगी, F माइनस ma, तो ये कितना आ गया 3 ma/4 माइनस ma, that is equal to minus ma/4, right? That will be the value of friction here, right? तो ऐसे आ जाएगा वैल्यू। बाकी मैं वैल्यू निकाल सकते हो कैसे भी करके, अपन को दो इक्वेशन लगानी है, एक तो टॉर्क की इक्वेशन आएगी, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना प्लस माइनस का, ठीक है। और अच्छा ये भी तो अपन को करना था, इसके अंदर अपन अगर डिस्क का एग्जांपल लेते, सॉरी रिंग का एग्जांपल लेते, सो लेट्स से अगर F इधर है और ये इधर है तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनती है, देखो F इंटू आर प्लस F इंटू स्मॉल f इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू I अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू A/R, सो इट वुड कम M इंटू A, अगर ये R भी कैंसिल कर दिया तो F इक्वल टू F इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू A। ध्यान से देख लो, मतलब सेम इक्वेशन है,
ठीक है, अगर ये रिंग डिस्क की जगह क्या होता बस रिंग। ठीक है, तो f प्लस एफ की वैल्यू ma हो जाती। ये इक्वेशन ताउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, वही चेंज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी बस, ये तो वही रहेगा। f प्लस एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ma, राइट। और एक अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, f माइनस एफ इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स की इक्वेशन लगेंगे, f इधर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा 2f विच इज इक्वल टू 2ma। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ma, और f की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। ये 0 वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर वो रिलेशन याद है तो याद कर सकते हो सिंपली, बाकी निकाल भी सकते हो ऐसे कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो समझना है, काफी अच्छी बात है ये। लेट्स से कोई एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई का स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, चलो सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, और लेट्स से ये जमीन पे है कुछ ऐसे, ठीक है, और लेट्स से फ्रिक्शन लग रहा है कुछ ऐसे। मुझे सारी मतलब इसके अपन एनालिसिस करता है ना, क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, टॉर्क किसकी वजह से आएगा, अल्फा क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से देखो, अपने पास दो फोर्सेज है, एफ और ये वाला है। ठीक है, तो पहली बात मैं न्यूटन का लॉ लगाता हूँ। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये अल्फा से जा भी रहा है और ए एक्सेलरेशन से आगे भी जा रहा है और अल्फा से घूम भी रहा है। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। हमेशा ही ऐसा होगा, एक इक्वेशन तुम्हें न्यूटन लॉ से आएगी और एक इक्वेशन जो है वो टॉर्क से आएगी। अब मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि जो टॉर्क रहता है, यू ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, बिकॉज दैट विल बी इजियर। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करता है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से टॉर्क उसके अबाउट 0 हो जाएगा। तो अब नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं। तो देखो, अगर इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया तो इस एफ का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। देखो ध्यान से, यही तो खूबी है टॉर्क की, यही तो खूबी है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे अपन तो उसके अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। और इसका टॉर्क कितना आएगा भाई, इसका टॉर्क कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट, जस्ट अ सेकेंड, राइट, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बैटरी वेरी लो बट yes we can manage। f is equal to 0, tau net is equal to इतना। तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, f into r, ठीक है, r इधर, r क्रॉस अंदर की साइड, ठीक है, और अल्फा वगैरह सब अंदर ही है। तो f into r that will be equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया into अल्फा। और अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, 2/5 mr², और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a/r। तो आर आर कैंसल, यहाँ से आर आर कैंसल, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 2ma/5। और अगर एफ की वैल्यू आ गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f माइनस 2ma/5 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट विल बी f दैट इज 2ma/5 प्लस ma दैट विल बी 7ma/5। तो काफी बार तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ सकता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इट विल बी 5f/7m। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें यूज करना है इन इक्वेशंस को। एक इक्वेशन तुम्हें मिलेगी अपने न्यूटन्स लॉ से, और दूसरी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करके, हमेशा की बात। ठीक है, बाकी भाई वैल्यू डायरेक्शन वगैरह अपने आप मिल जाएगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये मुझे दिया हुआ है, बाकी डायरेक्शन तुम लोग निकाल सकते हो। डायरेक्शन के लिए उस जो ट्रिक थी उसको याद ना भी रखो तो भी चलेगा। ठीक है, सवाल सॉल्व करते जाओ, अपने आप डायरेक्शन आ जाएंगे।
इस तरीके से अपन इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये अपनी सारी की सारी मैंने रोलिंग वाली चर्चाएं कर दी। जो भी कुछ नए नए सवाल वगैरह हो गए वो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे रोलिंग के अंदर, प्योर रोलिंग जितने भी है जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेबस की सारी डिस्कशन हो गई है। लेट्स से अब मैं तुम्हें टॉर्क के कुछ सवाल कराऊंगा, क्योंकि टॉर्क निकालने में भी थोड़े अपन को प्रॉब्लम रहती है। टॉर्क के अलावा कोई ज्यादा वो नहीं। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, फिर हमने इसको रिलीज किया था तो इसकी ओमेगा फाइंड आउट करी थी। ठीक है, लेट्स से इस तरीके से कोई मैंने एक रॉड है वो रखी हुई है और इसको हमने t इक्वल टू 0 पे क्या किया है बच्चों, रिलीज किया है। ठीक है, मैंने इसको t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया है। तो मैंने तुम्हें ऐसा सवाल कराया था कि फाइंड आउट ओमेगा व्हेन इट विल मेक 37 डिग्री विद द वर्टिकल, इट विल मेक 53 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, वहां से उनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती थी तुम लोगों को। ठीक है, फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी। हिंज पे 2 नॉर्मल लगेंगे। तो मुझे यही पूछा है, फाइंड आउट, ऐसा समझो, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शंस एट हिंज। ठीक है, या तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कराता हूँ। देखो ये इसको अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बट अभी एक सवाल समझो। लेट्स से कि एक रॉड को ऐसा रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया हमने, ऐसे कंडीशन है और मुझे क्या दिया हुआ है कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज। ठीक है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज निकालना है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं दिया है, इक्विलिब्रियम रहने दो। ठीक है, इसको मैंने रिलीज किया है। तो नॉर्मल रिएक्शन एट हिंज निकालना है। तो यहाँ पर है mg, तो ये है लेट्स से n1, ये है अपना n2। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तब तुम्हें क्या करना है, मैंने बोला था जैसे रिलीज किया है तो t इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बट एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, अल्फा तो आएगा ही, तो उसकी वजह से वो टेंजेंशियली जाएगा। ओमेगा की वैल्यू है 0, तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से पहली बात t इज इक्वल टू 0। फिर सबसे पहले अपन लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जिसकी वजह से घूमता है वो सबसे पहले अपन को फोकस करना है। ठीक है, ये सवाल अच्छे से समझ लेना। अगले वीडियो के अंदर मैं बहुत ही बड़ा सवाल कराने वाला हूँ, तो उसके अंदर ये काफी सारी चीजें यूज होगी दोबारा। टॉर्क लिखना है अपने mg को, mg का mg इनटू ये डिस्टेंस कितनी है, l/2। इसके अबाउट टॉर्क लिखना है, और इसके अबाउट टॉर्क लिखोगे तो n1 और n2 का टॉर्क हो जाएगा 0। यही तो है खुद ही इसकी, है ना। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड। ये होता है ml²/3 इनटू अल्फा। तो यहां से अपने को क्या आ जाएगा भाई, अल्फा आ जाएगा 3g/2l। देखो अल्फा आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जो भी ये टॉर्क mg का, वो आ जाएगा। तो अपन को पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, AT/r। AT/r मतलब AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3g/2l, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फोर्स की, l/2, सो इट विल बी 3g/4। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहा है mg का, वो इसको कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, 3g/4 इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, बट रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। बट अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो देखो रॉड के ऊपर इधर लग रहा है अपना n1 और इधर लग रहा है mg, और सिस्टम जो है वो 3g/4 जितना एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं इसके ऊपर न्यूटन का लॉ लगा सकता हूँ, F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n1 minus mg that will be equal to mass into acceleration, 3g/4। तो
नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई 3mg/4। अपन ने गलती की, बिल्कुल गलती की, नीचे जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा mg माइनस n1। तो n1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों mg-3mg/4 that will be equal to mg/4 and the value of n2 will be 0। अब तुम्हें ये नॉर्मल रिएक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं, यही अपना अगले क्लास का टारगेट है, ठीक है। तो मैं तुम्हें हिंट दूंगा और तुम्हें आगे का सवाल सॉल्व करना है। ये तो इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ से उसको रिलीज किया, यहाँ से इसको रिलीज किया है, पहले तो ये लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, जो लेना है ले लो, ठीक है। भाई वो कपड़ा खो गया भाई, इतने छोटे रूम में कपड़ा खो गया, बताओ। भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो अपन जुगाड़ करेंगे ना, जुगाड़ के लिए क्या करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं एनोड से कैथोड। लेट्स से ये अपना होमवर्क का सवाल है कि मुझे दिया है कि एक रॉड ऐसे थी, वही सवाल, t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल बना देगी तो इसकी कुछ ओमेगा आ जाएगी। अब देखो, अब ओमेगा आ जाएगी ना तो AR 0 नहीं होगा, AR होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 N2, उसमें N2 की वैल्यू 0 आएगी, इस बार 0 बिल्कुल नहीं होगी। तो जब 53 डिग्री हो जाएगा तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, पहली एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकते हैं तुम्हें, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, तीसरा नॉर्मल रिएक्शंस एट हिंज भी पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं तो AT भी पूछ सकते हैं और AR भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल करना है, ये कब फाइंड करना है, व्हेन rod will make 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जब रॉड है वो 53 डिग्री एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तब मुझे ये सारी वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आई, वही तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन करा देना, ठीक है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है mgs लॉस है ना, mgs that is equal to half I omega square, लिख लो। Now I need to find out angular acceleration। तो देखो कि कौन इसको घुमा रहा है, यहाँ पे तो निकाल लिया, हमें यहाँ निकालना है इस पॉइंट पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो निकाल सकते हो, इस पे जो भी टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की वजह से कितना अल्फा प्रोड्यूस होगा, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कर दो तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो AT आ जाएगा, और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा तो AR आ जाएगा। तो इसके पास एक ऐसा एक्सेलरेशन रहेगा, देखो एक रॉड का डायग्राम ऐसा आएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ले लो N1 और यहाँ पे है N2, लगेगा ये दो नॉर्मल हमेशा लगेगा, कोई भी हिंज पे लगेगा दो नॉर्मल, राइट। तो लेट्स से ये है N1, ये है N2, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, अगर ये mg है तो इसका कोई कंपोनेंट यहाँ लगेगा और एक कंपोनेंट इधर लगेगा, देखोगे ऐसे कंपोनेंट ले लेना। और AT टेंजेंशियल जो आया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वो यहाँ से आया, और AR आया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेना NLM का सेकंड लॉ लगा के, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारी सारी वैल्यू, इसको अपन अगले क्लास में जरूर सॉल्व करते हैं।